नमस्कार। कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की। कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद लगातार पार्टी को झटके पे झटका दे रहे हैं। उनके समर्थन में कई नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद मंगलवार को एक बार फिर से 65 नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद भी शामिल है। इन सभी नेताओं ने सोनिया गांधी को साझा इस्तीफा लिखा। ताराचंद के अलावा इस्तीफा देने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री अब्दुल माजिद वानी, मनोहर लाल शर्मा, गारू राम और बलवान सिंह शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा देते हुए कहा कि हम गुलाम नबी आजाद साहब के साथ हैं। मीडिया से बात करते हुए बलवान सिंह ने कहा, हमने इस्तीफे का संयुक्त लेटर सोनिया गांधी जी को भेज दिया है। आजाद साहब के समर्थन में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में बताया है कि कैसे पार्टी को लीडरशिप का संकट झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकमान जिस तरह से काम कर रहा है उससे पार्टी तबाह हो गई है। बलवान सिंह ने कहा कि हम दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन हमारे साथ जैसा सलूक किया गया वो बेहद अपमानजनक था। हमने अपने मेंटर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए हम उनके साथ जाएंगे। वहीं ताराचंद ने कहा कि कभी कांग्रेस जम्मू कश्मीर और देश में मजबूत विपक्ष थे, लेकिन अब वो हर गुजरते दिन के साथ गिरती जा रही है। हमारी लीडरशिप ढंग से काम नहीं कर रही है और काडर का नेतृत्व करने में फेल है। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को फेसबुक पेज पर लिखा, मुझे खुशी है कि लोग जम्मू कश्मीर के हित में हमारे साथ आ रहे हैं। मैं उन लोगों को निराश नहीं करूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध सभी मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। हमने बहुत कुछ झेल लिया है। अब समय है कि हम लोग मिलकर आगे चलें और नया जम्मू कश्मीर बनाएं। 74 साल के गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया और वो 4 सितंबर से अपनी दूसरी पार्टी की शुरुआत करने वाले हैं। जम्मू में 4 सितंबर को वो रैली करने वाले हैं। इसके बाद 12 सितंबर को वो श्रीनगर में रैली करेंगे। यही नहीं, 7 से 10 सितंबर के दौरान डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह जिलों का भी दौरा करेंगे। इतना नहीं, आजाद के भरोसेमंद लोगों का कहना है कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे साफ है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कांग्रेस को आजाद के एग्जिट का खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, हमें समझना है। कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। अब देखा जाए तो किस तरह से उभरेगी, कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी कांग्रेस। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और रतन लाल गुप्ता, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, ट्राई बॉल आपसे ही शुरू की जाए, क्योंकि झटके में झटका कांग्रेस को लगता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग गए और गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी उसमें बहुत सारी चीजें साफ की हैं। जितने लोग अभी तक आपको छोड़ के गए, आपकी पार्टी को छोड़कर गए हैं, उन सबकी शिकायतें एक ही हैं और उन पर गौर नहीं किया जा रहा। इसीलिए कहा गया था कि चिंतन शिविर में चिंता करने की आवश्यकता है कांग्रेस को। अब क्या कहेंगे? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है 137 साल पुरानी और सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है। और इस कांग्रेस पार्टी में लगभग 70 पार्टियां बनी। इस कांग्रेस पार्टी को टूट करके बहुतों का जो है वजूद तक समाप्त हो गया और कुछ एक जो है अभी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हुई हैं, जिसमें टीएमसी, एनसीपी और बीजेडी, बीजू जनता दल जैसे पार्टियां हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि पार्टियों में से पार्टियां टूटती हैं, बनती हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि जब पार्टी में सत्ता में नहीं रहती है तो उस पार्टी में जो मौका परस्त लोग होते हैं, जो अपनी भलाई पहले सोचते हैं, अपना जो स्वार्थ निहित स्वार्थ पहले देखते हैं, पार्टी हित बाद में देखते हैं, देश हित बाद में देखते हैं, तो उस तरह के लोग जो है पार्टी छोड़ के जाते हैं और पार्टी अलग पार्टी भी बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ क्या उनका क्या पूरी बात कर लेता हूँ, फायदा, क्या पूरी बात। रविंद्र जी रुक जाइए तो जी। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में किस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब हमने मुख्यमंत्री पद के लिए उनको उचित नहीं ठहराया, तो किस तरह से वो पार्टी से बगावत करके और वो आला कमान पे उन्होंने किस तरह से आरोप लगाए
और किस तरह से वो कह रहे थे कि हम पंजाब के हित में काम करेंगे, लेकिन वहां पे जब चुनाव हुआ तो देखने को यही मिला कि वह कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है बीजेपी हित के लिए काम कर रहे थे। और आज परिस्थिति क्या बनी? आज परिस्थिति ये है कि वह अपनी पार्टी को भाजपा में विलय करने की नौबत आ गई। तो ये जो है लोग ये पार्टी को तोड़ करके और पार्टी को और कांग्रेस जैसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जो नहीं, तो सवाल ये है रत्नाकर जी, सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि इतने लंबे समय से काम करने वाले लोग भी अगर दूसरी विचारधारा के साथ अपना सहयोग कर रहे हैं, तो पहले आपने क्यों नहीं निकाल दिया? आपकी पार्टी को निकाल देना चाहिए। रविंद्र जी ये उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ पे इनको राज्यसभा का सांसद बनना है और ये चाहते हैं कि जो 5-10 साल इनकी राजनीतिक करियर बचे हुए हैं उसमें ये राज्यसभा का सांसद बने रहे और तो आपने तो बनाया ना, आपने तो बनाया ना जी, राज्यसभा का सांसद के तौर पर तो काम किया है ना उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन अब की बार उनको राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया हम, तो जिसका उनका खामियाजा जो है ये देखने को मिला। आपने देखा किस तरह से पार्टी को अभी सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तो ऐसे लोग पार्टी को मजबूत करने की जगह पार्टी को छोड़ करके और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस विचारधारा से जुड़े हैं और कितने बड़ा जनादेश है इनका? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर इतना ही बड़ा जनादेश इनका जम्मू कश्मीर में है तो ये महाराष्ट्र में आकर 1980 और 1984 में चुनाव क्यों लड़े? अगर 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 जम्मू कश्मीर में इनका जनादेश था इतना बड़ा तो 2014 में ये चुनाव क्यों हारे? तो ये अपने चुनाव 2014 में हारते हैं, उसका भी ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के ऊपर और सोनिया गांधी के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। तो इन सारे नेताओं का एक ही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट और लूंगा, एक मिनट और, कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए क्या नहीं किया? इनको मुख्यमंत्री तक बनाया, 4-4 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, इनको राज्यसभा का सांसद बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, क्या नहीं दिया इनको कांग्रेस पार्टी ने? 50 साल बिना पद के रहे क्या ये? लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूत करने की नौबत आ रही है तो ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? ये कितने बड़े हितैषी हैं? आज ये कह रहे हैं हमारे उत्तर भारत में कहा जाता है कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करें। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस नाराजगी आपके गुस्से में नजर आ रही है। गुलगुला से परहेज करें, ऐसी तो परिस्थिति बन गई है। ठीक है, नाराजगी आपके गुस्से में साफ नजर आ रही है। अश्विनी जी, ऑपरेशन लोटस कई जगह हो रहा है, यहाँ तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का ही दोस्त है और गुलाम नबी जी बोल गए कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। आपकी आवाज सही कराते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रही है ताकि हम आपको सही से सुन पाए। विचार हर वक्ता के जरूरी। रतनलाल गुप्ता जी, क्या लगता है गुलाम नबी आजाद जी जिस तरह से पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को चुनौती दे पाएंगे या बीजेपी को चुनौती देंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई पार्टी का गठन होगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, तीसरा विकल्प होगी। ऐसा संभव है क्या यहाँ पर? जैसे जो इनके गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस से आए और कांग्रेस को छोड़ा है जी। अब जो भी डैमेज होगा वो कांग्रेस की होगी। वर्टिकल डिवीजन हुई है जम्मू कश्मीर में, तो खासकर क्योंकि ये इनकी ये होम स्टेट है तो इसमें तो इनका बोलबाला है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे कांग्रेस के भाई जो कह रहे हैं कि साहब इनके लिए हमने ये किया वो किया, देखिए इन्होंने भी एक कद्वर नेता थे आपके, कद्वर नेता थे आपके, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम किया। आप देखिए 1980 के बाद लगातार ये पावर में रहे और लगातार कांग्रेस की बढ़ोतरी करते रहे। ये बात कहना कि साहब इन्होंने किया और हमने सब कुछ किया, ऐसी बात नहीं होती। नहीं, लेकिन इतने सालों से काम करने वाला एक व्यक्ति जो कि सीएम के पद पर भी रह चुका है, लोकसभा में भी रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रह चुके हैं, वो इस तरह से पार्टी को छोड़कर जाए तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा खेद तो प्रकट, नाराजगी तो जाहिर करना लाजमी है कि आप विचारधारा को फॉलो कर रहे थे या आप सत्ता के लालच में आप वहां बने हुए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने अप एंड डाउन देखे हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस लगातार गिरती आ रही है, आज इसकी पोजीशन 1980 में क्या थी और आज क्या पोजीशन है वो आपके सामने है। तो हमारा ये कहने का मकसद नहीं है, ये इनकी अपनी बात है, कांग्रेस की अंदरूनी बात है, हमें इस पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक सदस्य जो घर छोड़ के आता है या घर से निकलता है, उस घर को क्षति पहुंचती है, ये बात जरूरी है। ठीक बात। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है। ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर आजाद साहब के निकल जाने से कांग्रेस पार्टी दूर हो जाएगी या बैठ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस समुद्र है,
कई बार टूटे, कई लोग इसमें से गए हैं और कई लोग आए हैं, लेकिन इसमें ये नहीं हुआ कि भाई लेकिन इस इस्तीफे से मजबूती किसको मिलेगी? जाने से कोई परेशानी होगी, मैं नहीं समझती। ये जो इस्तीफे हुए हैं इससे मजबूती किसको मिलेगी कांग्रेस के अंदर? और कांग्रेस को चैलेंज है। अश्विनी शाही जी जुड़ गए हमारे साथ। अश्विनी शाही जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज पहुंच रही है आप तक अश्विनी जी? जी आ रही भाई साहब, आ रही है जी बिल्कुल। क्योंकि हर बार आरोप ये लगता रहता है, जाते जाते मोदी जी की तारीफ कर गए। अब रविंद्र जी देखिए, आरोप लगने दीजिए। मोदी जी का जो वहां पर जो भाषण हुआ, उसके बाद गुलाम नबी जी की विदाई की, उसमें दोनों लोगों ने देश के बारे में चर्चा की, ना कि उनके बारे में ये चर्चा हो रही। और दोनों लोग भावुक हुए। वो देश का मुद्दा था कि आतंकवादियों ने गुजरात के लोगों को मारा था जो वहां पर थे, उनके लिए गुलाम नबी आजाद जी ने चीफ मिनिस्टर किया था, तो भावुक हुए थे। तो बड़ाई वहां पर देश के लिए क्या, और उन्होंने बड़ाई किया, इसमें कोई वक्त नहीं है। आज हमारे रत्नाकर भाई जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, मैंने कई डिबेट में इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बौखलाहट की। आज पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इनका छोड़कर चला गया है। ये देखने को एक बार जब मिला था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कभी भी उनकी देश में, देखिए राजनीति में कभी कुछ होता है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी कभी इन लोगों की जो है, जो अच्छे लोग काम करते हैं, माननीय अटल जी की भी हमेशा सब लोग बड़ाई करते हैं, वैसे गुलाम नबी जी की बड़ाई हो गई, तो कांग्रेस ने बौखलाहट की। एक बात और इन लोगों ने कहा था, जब पद्म विभूषण दिया गया उनको, तो कांग्रेस की पार्टी के तरफ से कोई बधाई नहीं आया। क्या उस समय दुश्मन थे? उस समय कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल गया था। G20 के लोगों ने, आनंद शर्मा जी ने और साहब ने बधाई दी, बाकी लोगों ने बधाई नहीं। ठीक है। तो ये इनके यहाँ बहुत चलता है। और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आरोप में दम है। आरोप में दम ये है कि साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि जब से सोनिया जी की कभी एक पैसे की उन्होंने कहीं बुराई नहीं की। उन्होंने कहा सोनिया जी सिर्फ 6 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई थी। उसके बाद जब कोई किसी से न ये कार्यालय जाते थे राहुल जी, और न घर में किसी से पूछते थे, अपॉइंटमेंट सारे कैंसिल थे। पार्टी को कौन चला रहा था? सीनियर लोगों से वो मिलते नहीं थे। तो उनके OSD और उनके जो गार्ड थे, ये लोग संदेशा पहुंचाने का काम पर लाने का काम। सम्मान किसी दूसरी जगह से और बड़ा देश के अच्छे पद को सम्मान में से एक सम्मान दिया जाता है, उस वक्त उनकी तारीफ तक या उनको बधाइयां तक नहीं दी जाती हैं। ये एक चिढ़ थी या कहीं ना कहीं मन में गहमा गहमी थी कि क्या किया जाए? इतनी नाराजगी क्या थी कि बधाई तक नहीं दे सके? रविंद्र जी, एक सवाल जोड़ सकता हूँ रत्नाकर भाई, आपकी इजाजत हो? जी जी बताइए। एक उसी में है, जब इनकी गुलाम नबी जी की अर्थी वहां निकाली गई थी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ठीक ठीक। और उनका जो है आकर यहाँ पर कांग्रेस के महासचिवों ने सम्मानित किया उन लोगों को जिसने अर्थी निकाली। वहां भी अपमान हुआ। ठीक। जी रत्नाकर भाई। देखिए रविंद्र जी, ये जो G23 जो बना था ग्रुप ना, उस ग्रुप का जो है प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद कर रहे थे। और G23 ग्रुप बनने का मकसद ये था, सारे लोगों का मकसद ये था कि हम कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार जो है मजबूत बनाएं, और कहां कहां कमियां हैं उसको हम जो है संगठन में बैठकर बात करें और उन कमियों को दूर करें और संगठन को मजबूत बनाएं। इसका उद्देश्य यही था G23 का। लेकिन जिस प्रकार देखा गया कालांतर में कि G23 अपने मकसद से भटक गई और कहीं न कहीं उसके नेता जो है बागी सुर अपनाने लगे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगे। तो अगर आप पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, आपका मोस्ट वेलकम। अगर आप पार्टी और विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। और आने वाले समय में पार्टी में वही लोग रहेंगे जो पार्टी के लिए काम करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी भाई साहब कह रहे थे सम्मान की बात कह रहे थे, रविंद्र जी आप भी कह रहे थे सम्मान नहीं मिला इनको। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं कह रहा, मैंने तो गुलाम नबी आजाद साहब की बात कहा। जी, गुलाम नबी जी ने जो कहा कि सम्मान नहीं मिला, मैंने उस बात को कहा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैं वही सम्मान की बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात सही है। आपने जो उन्होंने एक बात और कही कि 1947 में नेहरू पटेल ने भारत जोड़ दिया था, अभी कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। सम्मान की बात ये कह रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं मैं अपने मित्र अश्विनी शाही जी से कि इन्होंने 2014 के जब चुनाव जीता उस समय इन्होंने अटल अडवाणी जी को कितना सम्मान दिया, ये अभी कितना सम्मान दे रहे हैं नितिन गडकरी जी को, जिसको
आज सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है इस मोदी सरकार में तो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। आप तो उनको संसदीय बोर्ड से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। आप कितना सम्मान करते हैं, आप उस व्यक्ति को संसदीय बोर्ड में लाते हैं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और जिसको आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। तो आप अपने सम्मान को जरा देख लीजिए। हमारा सम्मान हमारे साथ खड़ा है और पार्टी हर लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, हर मुद्दे पे जनता की लड़ाई लड़ रही है। और आज नहीं तो कल जिस दिन जनता को यह एहसास हो जाएगा कि मोदी सरकार सिर्फ झूठा वादा करती है और झूठे विकास का जो आंकड़ा लेकर पेश करती है, उस दिन देखिएगा यह जो जनता है ना आपको किस तरह से सत्ताहीन कर देगी। नहीं, वो तो कह रहे, वो तो कांग्रेस तब तक बचेगी जिस तरह से इस्तीफे जा रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र जी, मैं आपको पहले ही कहा 137 साल पुरानी पार्टी है और 70 पार्टियां इससे टूटकर बन चुकी हैं और न जाने कितने लोग आए और कितने लोग गए। कांग्रेस जितनी बार टूटी उतनी बार मजबूती के साथ खड़ी हुई है और आज भी खड़ी रहेगी। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह प्रकार जो है कांग्रेस जो है सर्वप्रिय और लोकप्रिय होकर फिर से सत्ता हासिल करेगी। अश्विनी जी, जवाब देना आपको। गडकरी साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया, शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, आडवाणी जी को लेकर सबसे पहले ही रास्ता दिखा दिया गया बाहर का। यशवंत सिन्हा का क्या हुआ? वो एक कहावत बड़ी अच्छी है कि अगर अपने खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। कोई शीशे का घर हमारा नहीं है। आडवाणी जी हमारे मंडल में थे, हैं और रहती दुनिया जब तक वो इस धरती पर है रहेंगे। और तुलसी जी भी वही हैं। और मैं शिवराज जी और गडकरी जी पर बोलना चाहता हूँ। गडकरी जी एक माननीय मंत्री हैं, संसदीय दल में पार्टी अंदर की चीजें हैं, कांग्रेस से पूछकर हम नहीं रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान का कोई मुख्यमंत्री पूरे देश में आप बता दीजिए संसदीय दल में बोर्ड में हो हमारे यहाँ, एक अकेले वही थे, इसलिए उनको बाहर किया। येदियुरप्पा जी की बात इन्होंने की, उन्होंने संसदीय दल में वो हमने इस्तीफा दिलवाया। अगर हिंदुस्तान के संस्थाओं पर भरोसा होता रत्नाकर भाई तो याद आता माननीय न्यायालय ने उनको बरी किया था। उसके बाद हम लोगों ने उनको जो है पार्टी में स्थान दिया है, न्यायालय से वो बरी। इसमें कहीं ये नहीं है, अगर सत्ता में भरोसा नहीं है कोई बात नहीं। तो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं दोनों लोग क्या, कांग्रेस और वो आपकी पार्टी? अब कांग्रेस जो करे, देखिए मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से अंदरूनी मामला उछल रहा है, एक पार्टी को कई साल हो गया अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। इनके G23 के नेता जो कांग्रेस की बेहतरी के लिए बने थे, अगर वो सवाल बोलते हैं तो बागी हो जाते हैं, उनके घर पर घर चला दिए जाते हैं। आज मनीष तिवारी उसी में इनके सांसद हैं, वो किस तरीके से गुलाम नबी जी का समर्थन कर रहे हैं। हमारे उसमें बहुत अंतर है। हमारा संविधान अलग है, हम लोग तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई एक बार भी पलट नहीं बोला है। हमारे यहाँ अगर किसी को कहा गया है यहाँ की वो चीज है, अगर ने कुछ पलट के कहा है हमको से क्यों निकाला गया? नितिन गडकरी ने तो ये भी कह दिया था कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं। जी देखिए, ये तो पहले कहा था उन्होंने। वो तो अंदेशा तो जता दिया ना, कहीं एक टीस जो उनके मन में थी, उनके प्रति जो व्यवहार था, उस टीस को उन्होंने बहुत बेहतरीन शब्दों में कह दिया। अरविंद जो पार्टी का विरोध नहीं करना है, कहीं भी नहीं किया है। जो कहीं पार्टी का विरोध नहीं किया, आडवाणी ने कहीं विरोध नहीं किया है। ठीक है, लेकिन लोग तो कर रहे हैं। रतन लाल जी, कभी कभी स्थिति ऐसी बनती कि अब जब गठबंधन होता है, जो दल गठबंधन कांग्रेस से करना चाहते थे, जिनको लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत होती है, उनके सामने बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। तो जो दल ऐसे हैं जो गठबंधन के लिए सोच रहे हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ का रास्ता करेंगे या आजाद जी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे? आप म्यूट पे हैं शायद। दोनों जी बोलिए, आ गई आवाज जी। दोनों पार्टियां ये जो इज्जत की बात कर रही हैं अपने दिग्गज नेताओं के लिए, तो ये तो यूज एंड थ्रो की बात है। बीजेपी ने भी वही किया। 1980 के अंदर 2 सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर, और इनकी पार्टी को किसने बूस्ट किया? वो आडवाणी जी थे। अब आडवाणी जी का क्या हाल किया ये भाई साहब ने आपको बता ही दिया। तो हमारा कहने का मकसद जो है कि इज्जत के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी हैं अपने नेताओं को। यहाँ तक वो पार्टियां जो है जैसे कि भाई कांग्रेस के साथ मिलना चाहती है या बीजेपी के साथ, वो अपना अपना उनकी पार्टियों का अपना अपना तरीकाकार है, वो क्या अडॉप्ट करते हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी बीजेपी की ए टीमें और बी टीमें इन्होंने बनाई हुई हैं, तो वो टीमें तो ऑटोमेटिकली इनके साथ ही जाएंगी। तो वो ए टीम में बी टीम में नाम ले लीजिए।
दर्शक भी समझ ये जाए। अपनी पार्टी क्या है, ये अपनी पार्टी जो ए टीम ही है ना इनकी। और वो अश्विनी जी। बीजेपी वाले इतनी आगे हो गए, यहाँ स्टेटमेंट नहीं देते जम्मू कश्मीर आज- के बारे में, जितना आज देखिए रविंद्र जी, आप अश्विनी जी चौतरफा गिरते हैं। नहीं चौतरफा घेरने वाली कोई बात ही नहीं है रविंद्र जी। अब जो दूसरी टीम बनने जा रही होगी तो वो भी शायद इस किस्म के ही, ठीक है, आज रत्नाकर जी वैसे काफी गुस्से में है क्योंकि बीजेपी वाले जो है झटका ज्यादा बड़ा लग गया। उनका एक ही मकसद है, क्योंकि कश्मीर में उनकी कुछ नहीं चलती। ठीक है, जवाब दे रहे हैं अश्विनी जी, जवाब दे रहे हैं, वक्त कम है। रतन लाल जी जवाब दे रहे हैं जम्मू अश्विनी जी। कश्मीर में जो उनकी हालत बनी हुई है वो आपके सामने है। उनका कहने का मतलब रतन यही है लाल अश्विनी जी कि छोटे छोटे दल बनाकर कहीं ना कहीं बी पार्टी आप बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं हर तरफ से। और छोटे दलों को तो वैसे ही नड्डा साहब भी बोल चुके हैं कि आने वाले समय में तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, बाकी तो खत्म। रविंद्र जी, रत्नाकर भाई का गुस्सा समझ में आता है कि आज इनका एक भारी टिकट मिला है। रतन लाल जी जो है आज गुस्से में क्यों हैं? हाँ। रतन लाल जी को आज सबसे ज्यादा शौक लगा है हाँ। कि अगर ये काम वहां पर गुलाम नबी जी कर ले जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती को और रतन लाल जी की पार्टी। मैंने इसीलिए इनडायरेक्ट वे में उनसे यही भारतीय पूछा। जनता पार्टी तो अपने आप आगे बढ़ रही है, हाँ, तो ये पार्टी बी पार्टी तो कहना शुरू ही करेंगे। मामला यहाँ आ रहा है। ठीक। रत्नाकर जी, ये इनकी गलतफहमी है। हाँ। ये इनकी गलतफहमी है भाई साहब की, क्योंकि यहाँ बीजेपी का जो आधार बना हुआ है वो इनको नजर आ रहा है सामने। कश्मीर बीजेपी तो कह रही मजबूत आधार में है। और जम्मू के अंदर अब तो परसीमन भी हो गए, आप कैसे जीतेंगे? ये सामने नजर आ रहा है। ठीक, रत्नाकर जी, ये टीमें बना रहे हैं। अब कांग्रेस के पास कौन सा वो बड़ा चेहरा होगा जिसको लेकर वहां पर पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी? कैसे वहां के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे जो आपका कैडर जो है, मजबूत कैडर जिसको आप कहते हैं, उसको कैसे मजबूत करेंगे? देखिए रविंद्र जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस समय ट्रांसफॉर्मिंग फेज में है और वो अपने आप में बदलाव की तरफ अग्रसर है। और आपने देखा कि जो है अक्टूबर महीने में भी हमने डेट डिक्लेयर कर दिया है कि 17 को जो चुनाव होगा 19 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने संगठन को लेकर काफी गंभीर है और वह चाहती है कि संगठन में वैसे लोग जुड़े जो पार्टी के लिए काम करें, वैसे लोग न जुड़े जो निहित स्वार्थ के लिए पार्टी को के साथ जुड़े। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद को एक भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह को किया था। और ये इस्तेमाल होंगे, पूरी तरह से इस्तेमाल होंगे। जब वहां पे चुनाव हो जाएगा, चुनाव होने तक इनको पूरी तरह से बीजेपी की सिंपैथी मिलती रहेगी, ताकि जो है ये वोट कटवा बने रहे, कांग्रेस का वोट काटने का काम करे वहां पे। और चुनाव हो जाएगा, उसके बाद इनकी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई इनका कद नहीं रह जाएगा जम्मू कश्मीर में भी। मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट में कहा कि यह कोई आवाम के नेता नहीं है। अगर ये आवाम यानी स्वार्थ बस जो है, जो लोग सत्ता में सिर्फ भागीदारी चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं, वो लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। खैर, डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी कांग्रेस, ये देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल 64 लोगों का जाना एक बड़ा झटका है। भले ही कांग्रेस ये कहे कि हमें झटका नहीं लगा है, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा आने वाले समय में मजबूत होगी कांग्रेस या फिर ये झटका उसे आगे भी बड़ा लगेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। और अगर चुनाव आते हैं तो बड़ा चेहरा कौन सा होगा कांग्रेस के सामने, ये भी देखना होगा। लेकिन 2024 का भी चुनाव नजदीक है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल की तो बात होगी। कांग्रेस को अपने कैडर को मजबूत करके उसे विश्वास में लाने की भी बड़ी बात रखनी होगी। कैसे वो इन चीजों को सही कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।